सेंटर ऑफ मास में ये दे रखा है कि एक सेक्टर है, ये वाला एक आर्क है, ये वाला डिस्क का एक सेगमेंट है, और डिस्क का जो सेगमेंट है उसकी रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, जो सर्कुलर आर्क है उसकी रेडियस पूछा है। मास दोनों का सेम है, ये वाला एंगल थीटा ले लिया, ये वाला एंगल भी होगा थीटा, इसकी रेडियस ले लिया बच्चे r1, इसकी रेडियस ले लिया r2। और इस सवाल को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो आता है ओरिजिन पे। तो जो ये सर्कुलर वाला हिस्सा है, सर्कुलर आर्क है, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो इस पूरे मास को यहाँ पे पार्टिकल मानो। डिस्क का जो सेगमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, उसको यहाँ पार्टिकल मानो। दो पार्टिकल हैं, पहले वाले की डिस्टेंस ठीक है ना r1, दूसरे वाले की डिस्टेंस यहाँ से r2, और ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी पूरे सिस्टम का। तो हमको पता है m1 इंटू r1 इक्वल टू m2 इंटू r2। इक्वेशन लिखेंगे बच्चे m1 यानी m इंटू r1 इक्वल टू m2 यानी m इंटू r2। दोनों तरफ से मास तो सेम है, m इंटू r1 की वैल्यू पुट करेंगे, सर्कुलर आर्क है तो ये होता है 2r बाई थीटा, रेडियस r1 है तो 2r1 बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू m इंटू r2 का मतलब 4r बाई 3 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो ना तो m से m गया, थीटा से थीटा गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया। इक्वेशन आएगा बच्चे 2r1 इक्वल टू 4/3r2। 2r1 इक्वल टू 4/3r2। हमें r1 कैलकुलेट करना है तो r1 की वैल्यू यहाँ पे 2 बचेगा, 2/3r2। r2 की वैल्यू पुट कर देना तो ये हो जाएगा 2/3। r2 दे रखा है 12 सेंटीमीटर इंटू 12, यहाँ पे 4 इंटू 2 मिल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आंसर होगा ए 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों एक पार्टिकल है, आइसोलेटेड पार्टिकल है, मास दे रखा है m है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है x एक्सिस की डायरेक्शन में। ये है डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पार्टिकल ले लिया कुछ m है, x डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा था। इंटरनल फोर्सेज की वजह से एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद ये दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट का मास दे रखा है m/4, दूसरे वाले का मास दे रखा है 3m/4। और थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि जो स्मॉलर वाला पार्टिकल है यानी जिसका मास m/4 है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव आई की ले लिया, तो ये था y इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर पे, तो यानी ये हाइट हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो उस इंस्टेंट पे पूछा है जो दूसरा वाला मास होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो दूसरा वाला मास का यहाँ पे ले लिया, इसका मास हो गया बच्चे 3m/4। y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ले लिया, इसको नाम दे दिया y1, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया y2। जो एक्सप्लोजन हुआ है इंटरनल फोर्सेज की वजह से हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि वाई डायरेक्शन में अगर इनिशियली एक्सप्लोजन के पहले सिस्टम मूव नहीं कर रहा था, यानी सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, तो एक्सप्लोजन के बाद भी वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं होगा, यानी अभी भी सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही होगा और एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा। अगर हम दोनों पार्टिकल को मिला के सिंगल सिस्टम ले लें तो अगर ये दो पार्टिकल का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे है, तो m1y1 इक्वल टू m2y2 या m1r1 इक्वल टू m2r2। तो m1 आएगा बच्चे m/4 इंटू y1 का मतलब 15 इक्वल टू m2 है 3m/4 इंटू y2। यहाँ से सॉल्व करना यार, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब साइन के साथ रखा गया है, y कोऑर्डिनेट की बात किया है, तो ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये x एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव y में है, तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट होगा -5 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा बच्चे ए। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों ये ब्लॉक ऑफ मास m विथ सेमी सर्कुलर ट्रैक। ये ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है और ये वाला पोर्शन सेमी सर्कुलर ट्रैक है इसमें, और यहाँ पे एक सिलेंडर है, इस सिस्टम को यहाँ से रेस्ट से छोड़ा है। अगर ब्लॉक और सिलेंडर दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम अगर हमने कंसीडर किया तो इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा।
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करेगा, परमानेंटली रेस्ट में रहेगा। तो किसी भी गिवन टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0। तो पहले सिस्टम यहाँ पे था, सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा, ये ब्लॉक कुछ आगे गया होगा, कितने अमाउंट से, एक्स अमाउंट से, एक्स अमाउंट से आगे गया, और जितने टाइम में ब्लॉक एक्स अमाउंट से आगे गया उतने टाइम में सिलेंडर सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे ऐसे पूछा है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स बताओ कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट ना बता करके बस ये डिस्टेंस बतानी है, एक्स का मैग्नीट्यूड। तो फिर से भाई ब्लॉक और सिलेंडर दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम ले लिया, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में 0 कर देंगे। तो m1 इंटू डेल्टा x1, m1 का मतलब वेज का मास कैपिटल M है, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 का मतलब होगा x, प्लस m2 का मतलब सिलेंडर का मास स्मॉल m है, इंटू डेल्टा x का मतलब x होगा, प्लस सिलेंडर यहाँ से चल के यहाँ नीचे तक गया है, तो हाईएस्ट पोजीशन से चल के नीचे तक गया है, तो पहले सिलेंडर यहाँ पे था अब यहाँ पहुँचा, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस स्मॉल r। तो डेल्टा x प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, दिस मस्ट बी 0, इसको 0 से इक्वेट कर दो। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बच्चे m इंटू एक्स प्लस स्मॉल m इंटू एक्स प्लस होगा m इंटू R माइनस R इक्वल टू 0। यहाँ से x दोनों में कॉमन है, इसे बाहर ले लिया, m प्लस m इंटू एक्स इक्वल टू माइनस m इंटू R माइनस R, इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी m इंटू R माइनस R अपॉन टोटल मास m प्लस m, नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन का मतलब ये वेज आगे ना जा कर के x अमाउंट से पीछे गया होगा, लेकिन हमें आगे पीछे से लेना देना नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है, उसको नेगेटिव नहीं लेते, तो माइनस साइन हटा देंगे, m इंटू R माइनस R बाई m प्लस m, आंसर होगा बच्चे बी, इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इसमें दे रखा है कि इन द एबव क्वेश्चन, मतलब जो पिछला वाला सवाल था, पिछला वाला सवाल क्या था उसका डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे बच्चे वेज या कोई ब्लॉक ले लिया और इसमें सेमी सर्कुलर ऐसा एक ट्रैक बना दिया, इसका मास है कैपिटल M, यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसका मास है स्मॉल m, इसकी रेडियस दे रखा है स्मॉल r है, और यहाँ से सेंटर ये है और ये पॉइंट B है। रेस्ट से यहाँ से सिस्टम को छोड़ा था, ये नीचे जाएगा, जब ये सिलेंडर नीचे जाएगा तो कन्फर्म वेज पीछे जाएगा, ये बात हमको समझ में आ चुकी है। तो फाइनल सिचुएशन में अगर वेलोसिटी का डायग्राम बनाते हो ना, तो फाइनल सिचुएशन में होगा बच्चे, ये ब्लॉक ले लिया, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक हो गया, यहाँ पे हो गया सिलेंडर, इसकी वेलोसिटी आगे ले लिया v1 और इसकी वेलोसिटी ले लिया पीछे v2। अगर गलत भी माना होगे v1 v2 की डायरेक्शन तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है बच्चे स्मॉल m। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ना तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज कर लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो सिलेंडर का आगे है उसको प्लस ले लेना, तो m इंटू v1 माइनस ब्लॉक का पीछे माइनस ले लिया, माइनस m इंटू v2। यहाँ से इक्वेशन आएगा m इंटू v1 इक्वल टू m इंटू v2। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो सिलेंडर और ब्लॉक दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम ले लिया, तो इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स इंटरनल होगा उसका टोटल वर्क पूरे सिस्टम पे 0 आ जाएगा। वेज पे ग्रेविटी का वर्क होगा नहीं, या ब्लॉक पे जो भी ग्रेविटी का वर्क होगा सिलेंडर पे होगा, mg नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सिलेंडर होगा बच्चे m इंटू जी इंटू सिलेंडर के सेंटर पे mg लग रहा है, तो यहाँ से चल के नीचे आने तक सिलेंडर का सेंटर कितना नीचे गया होगा, ये हाइट होगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ग्रेविटी का वर्क आएगा इंटू R माइनस R इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे हाफ m इंटू v2 स्क्वायर, प्लस सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू स्मॉल m इंटू v1 स्क्वायर।
इसको अगर सॉल्व करते हो, हमें कैलकुलेट करना है किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, यानी v2 कैलकुलेट करना है, तो v1 को रिप्लेस करो। यहाँ से v1 निकालोगे तो स्मॉल m नीचे जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा m/g इंटू आर माइनस स्मॉल r, ये हो जाएगा बच्चे हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर, प्लस होगा हाफ m, ये तो v2 है, ये v1 नहीं v2 है, प्लस होगा हाफ स्मॉल m इंटू v1 को रिप्लेस कर देना यहाँ से, तो m इंटू v2/m, ये हो जाएगा m इंटू v2/स्मॉल m का होल स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट करके v2 निकाल लेंगे, तो इक्वेशन आएगा बच्चे m इंटू जी इंटू आर माइनस आर इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ, m कॉमन है, v2 स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा m/m, ये बचेगा। इसको सॉल्व करके अगर हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो v2 आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना यार, स्मॉल m और स्मॉल m मिलके m स्क्वायर होगा, तो स्मॉल m ब्रैकेट से अंडर रूट से बाहर जाएगा, अंडर रूट में 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू जी इंटू आर माइनस आर अपॉन, यहाँ से कैपिटल M भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, तो कैपिटल M इंटू एम प्लस एम, ये आंसर होगा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी में m/2g r माइनस आर अपॉन m इंटू एम प्लस एम, तो ये आंसर होगा बच्चे सी, इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा था ऐसे, मास कुछ कंसीडर कर लो m है, इस पार्टिकल को इम्पल्स प्रोवाइड किया गया और इम्पल्स की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स दिया, स्पीड घटेगी, घटने के बाद जीरो ही होगी, जीरो होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी 2u, मास m है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन आफ्टर प्रोवाइडिंग द इम्पल्स। पूछा इस प्रोसेस में वर्क डन बाय फोर्स बताओ, तो पहली बात तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होगा, तो जो इम्पल्स आएगा इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव, इनिशियल को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा बच्चे m इंटू 2u माइनस इनिशियल होगा माइनस m इंटू u, तो इम्पल्स की वैल्यू आएगी 3 इंटू m इंटू यू। बोला है वर्क डन बाय फोर्स बताओ, तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू m, फाइनल वेलोसिटी 2u है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 2u का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी u का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये आ जाएगा बच्चे 3/2 m इंटू यू का स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेना, वर्क डन हो जाएगा 3/2 m इंटू यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे m इंटू यू, यहाँ से m इंटू यू की वैल्यू आएगी I/3, तो m इंटू यू की जगह पुट कर देना I/3, तो ये होगा 3/2 इंटू I/3 इंटू यू, 3 से 3 गया, आंसर होगा बच्चे I इंटू u/2, ये आएगा वर्क डन। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में, तो आंसर होगा बच्चे बी। इस क्वेश्चन में दे रखा बच्चे दो बॉल्स हैं, बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग है, कनेक्टेड है, दोनों का मास 1 kg, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, हमने 1 kg वाले बॉल को इस डायरेक्शन में इम्पल्स दे दिया 10 न्यूटन सेकेंड का, तो दो पार्टिकल ऐसे इस पे इम्पल्स दे दिया 10 न्यूटन सेकेंड का, इस इम्पल्स का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये एंगल 30 है, तो 10 cos 30 आएगा, तो आएगा 5√3, ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 30, तो आएगा 5, ये हटा दो। इस इम्पल्स की वजह से दोनों पार्टिकल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेंगे और ये दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो इस डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम आएगी। तो इम्पल्स देने के जस्ट बाद अगर डायग्राम बनाओ तो इस डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी बच्चे सेम v। जस्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग द इम्पल्स इस वाले पार्टिकल के पास सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ इसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में इसको इम्पल्स मिलेगा, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा।
लेकिन ये वाला पार्टिकल इस पे इधर भी इम्पल्स मिलेगा तो इसके पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आएगी। हम कंसीडर करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यूज कर लेंगे इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सिस्टम में ले लिया दोनों पार्टिकल्स को। अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो इम्पल्स है वो है बच्चे 5√3 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मास 1 kg, वेलोसिटी भी मास 1 kg, वेलोसिटी भी, तो 1 इंटू वी और 1 इंटू वी मिल हो जाएगा 2 इंटू वी। माइनस इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो माइनस 0 करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 5√3/2। फिर पूछा इन दिस प्रोसेस इम्पल्स ऑफ टेंशन बताओ। तो टेंशन का इम्पल्स निकालना है तो इसी पार्टिकल पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पार्टिकल पे इसी टेंशन का इम्पल्स आएगा, इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम। इस पार्टिकल के मोमेंटम में जितना चेंज आएगा वही होगा टेंशन ऑफ इम्पल्स, सॉरी इम्पल्स ऑफ टेंशन। तो इम्पल्स ऑफ टेंशन हो जाएगा बच्चे चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी v है तो मास 1 है इंटू वेलोसिटी v, माइनस इनिशियली ये रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0। तो अगर हमसे कोई पूछे कि टेंशन की वजह से कितना इम्पल्स प्रोवाइड किया गया तो v के बराबर आएगा। तो आंसर होगा बच्चे 5√3/2, 5√3/2 आंसर होगा b, 5√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक बॉल है, उसका मास m है, हॉरिजॉन्टली कोलाइड करता है, ये भी रफ है ये भी रफ है, दोनों जगह फ्रिक्शन है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोलिजन हुआ इस सिचुएशन में तो वेज पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर लगेगा और वेज की वजह से बॉल पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर लगेगा। ये दोनों ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे। यहाँ का जो नॉर्मल होगा नीचे वाली सरफेस का वो सिर्फ mg के बराबर होगा, वेट इस वेज के वेट mg के बराबर। ये वाला नॉर्मल इंडेक्स अगर नाम देते हैं तो नॉन इम्पल्सिव नेचर का होगा। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव नेचर का होगा। अगर यहाँ का फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव नेचर का है तो ड्यूरिंग द कोलिजन हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट डायग्राम में हम ये बोल सकते हैं कि अगर वेज और ये पार्टिकल इन दोनों को मिला के सिंगल सिस्टम लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन था, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, और उसके अलावा और भी क्या पूछा है, हाँ एक वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज कंजर्व। और इस फर्स्ट केस में वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नॉर्मल mg के बराबर है, तो वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो फर्स्ट केस में तो हॉरिजॉन्टल भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में जब कोलिजन होगा तो वेज पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये लगेगा, इस पार्टिकल पे इधर लगेगा, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, लेकिन ये नॉर्मल इम्पल्सिव नेचर का है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी इम्पल्सिव नेचर का आएगा। इस बार यहाँ का फ्रिक्शन होगा बच्चे इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होने की वजह से हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स है ड्यूरिंग कोलिजन उसको हमने नेग्लेक्ट नहीं किया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, यानी मोमेंटम चेंज होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेकेंड वाले डायग्राम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल का ये कंपोनेंट इम्पल्सिव है, और अगर ये कंपोनेंट इम्पल्सिव है तो नीचे वाली सरफेस की वजह से लगने वाला नॉर्मल जो होगा ये भी इम्पल्सिव होगा, और इम्पल्सिव नेचर है तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका इम्पल्स आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इम्पल्स मिलेगा ड्यू टू दिस इम्पल्सिव नॉर्मल, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम को कंजर्व नहीं करा सकते। तो सेकेंड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होगा बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो फर्स्ट केस में एक्स और वाई में मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सेकेंड केस में दोनों में चेंज होगा। अब देखते हैं किसने क्या बोला। सौरभ का कहना है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन नेक्स्ट डायरेक्शन विल चेंज बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट इन बोथ केसेज। नहीं, पहले वाले केस में चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले केस में एक्स में चेंज होगा। तो सौरभ का कहना हो गया बच्चे गलत, तो सौरभ तो रॉन्ग हो गया। राहुल क्या कहता है, देयर इज नो इम्पल्सिव एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन इन बोथ द केसेज, जबकि सेकेंड केस में एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स है। तो राहुल का कहना भी गलत हो गया।
तो ए और आंसर होगा डी, बोथ आर रॉन्ग। तो सौरभ और राहुल दोनों लोग रॉन्ग है, दोनों लोगों का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो आंसर होगा बच्चे डी। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि दो पार्टिकल हैं, ठीक है ना। एक का नाम क्या है, आर है, दूसरे का नाम एस है। इनिशियली अगर डायग्राम देखोगे तो इनिशियली जो एस है इसकी वेलोसिटी 0 है, आर की वेलोसिटी है 0.8। ठीक है, आर एस रेस्ट में था, आर 0.8 वेलोसिटी से आया, आने के बाद यहाँ पे कोलिजन हुआ। ये इंटरवल है कोलिजन का। कोलिजन के बाद जो ये है आर है इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0.2। एस यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, इसकी वेलोसिटी हो जाती है बच्चे 1 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व करा देना। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन के पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें समझो ज़रा। इसमें अगर डायग्राम हम बनाते हैं ना, तो जो आर है, आर का मास ले लिया बच्चे एम आर, वेलोसिटी है यहाँ पे 0.8 मीटर पर सेकेंड। एस यहाँ पे रेस्ट में है, इसका मास एम एस ले लिया, ये रेस्ट में है। कोलिजन हुआ, ड्यूरिंग द कोलिजन एक टाइम ऐसा आता है कि डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है दोनों पार्टिकल्स में। उस केस में दोनों की वेलोसिटी कॉमन होती है, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे मिनिमम। उसके बाद फाइनली दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद जो आर है, आर की वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये चलेगा 0.2 मीटर पर सेकेंड से। और जो एस है, एस की वेलोसिटी इस डायग्राम से देखोगे तो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ले लिया मास ऑफ एस, इसकी वेलोसिटी है बच्चे 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्टिकल को मिला के सिंगल सिस्टम ले लो। पहले तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में लिखा है आर एंड एस मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन एस और आर दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकेंड में क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम एट टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। यहाँ पे टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड है, यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी कॉमन है। वेलोसिटी कॉमन मतलब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो पूरे सिस्टम के बच्चे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी एट टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड में किसका मास ज़्यादा था, उसके लिए मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। इनिशियल मोमेंटम होगा बच्चे m1v1, तो आर का मास इंटू इसकी वेलोसिटी 0.8 प्लस दूसरा वाला रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आर का मोमेंटम होगा आर का मास इंटू आर की वेलोसिटी 0.2 प्लस एस का मोमेंटम होगा एस का मास इंटू एस की वेलोसिटी 1। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करो, इसको लेफ्ट में लाओ तो 0.6 हो जाएगा। तो आर का मास ये होगा बच्चे, आर का मास एम आर 0.8 माइनस 0.2 होगा इंटू 0.6 इक्वल टू ये होगा एस का मास इंटू 1। तो जो मास ऑफ आर होगा ये होगा बच्चे 10/6 इंटू मास ऑफ एस। ये कंफर्म है कि आर का मास एस के मास से ज़्यादा है। ठीक है ना। तो द मास ऑफ आर वाज ग्रेटर देन मास ऑफ एस, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर कौन सा है जिसमें तीनों सही करेक्ट लिखा हो, डी वाला। डी में लिखा है बच्चे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन में दे रखा बच्चे 3 ब्लॉक हैं। पहले दोनों का मास इक्वल है, तीसरे वाले का मास 4m है। ये दोनों रेस्ट में थे, वी से जा रहा था। हर जगह कोलिजन इलास्टिक है। जब ए और बी के बीच में कोलिजन होगा तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंटरचेंज होने के बाद ए आ जाएगा रेस्ट में, और जो बी है, बी आगे मूव करेगा वेलोसिटी वी से, और आगे वाला मास 4m है, ये अभी है रेस्ट में। ठीक, ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी। अब कोलिजन होगा बी और सी में। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, ये को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बी और सी के बीच में जब कोलिजन होगा तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इसकी वेलोसिटी को नाम दे दिया v1, इसकी वेलोसिटी v2 0 है। जस्ट आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश,
और सी की वेलोसिटी ले लिया बच्चे v2 डैश। अब डायरेक्ट फार्मूला लिख लेना, v1 डैश की जो वैल्यू है v1 डैश होगा 1 प्लस ई की वैल्यू 1 है इंटू वी सी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो इन दोनों को मिला के सिंगल सिस्टम ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर निकालेंगे ये हो जाएगा बच्चे m1 इंटू वी1, तो m इंटू वी प्लस m2 इंटू वी2, तो 4m इंटू 0 अपॉन टोटल मास होगा 5m, तो आएगा v/5, तो इंटू हो जाएगा v/5। 1 प्लस ई इंटू वी सी माइनस ई इंटू वी1, ई की वैल्यू 1 है इंटू वी1, वी1 कितना है v इंटू वी। चेक करना है 2/5 माइनस 1, तो आ जाएगा -3/5, यानी -0.6 v। नेगेटिव का मतलब कोलिजन के बाद बी की वेलोसिटी पीछे होगी, सी तो कन्फर्म है आगे ही जाएगा, तो v2 डैश कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन, अगर बी और सी के कोलिजन के बाद का अगर आप डायग्राम बनाते हो, ये हो जाएगा बच्चे ए, ये रेस्ट में होगा, ये हो जाएगा बी, बी लेफ्ट में जा रहा था 0.6 v से, और जो सी होगा वो कन्फर्म है राइट में ही जाएगा v2 डैश से। अब सी तो आगे चला गया, ए रेस्ट में था, बी फिर वापस आएगा तो ए से फिर टकराएगा, तो ए और बी में फिर से कोलिजन होगा। कोलिजन इलास्टिक है, दोनों का मास इक्वल है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन ए लेफ्ट में जाने लगेगा, किस वेलोसिटी से 0.6 v से, तो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 0.6 v टू द लेफ्ट। उसके बाद ए लेफ्ट में भागेगा 0.6 v से, बी रुक जाएगा, सी राइट में भागेगा v2 डैश से, आगे कोई कोलिजन नहीं होगा। ये फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में दे रखा वैसे ट्रॉली है, ब्लॉक है, मूव करता हुआ गया, ट्रॉली से टकराएगा फिर वापस आएगा, फिर पीछे वाले हिस्से से टकराएगा फिर आगे जाएगा, आगे टकराएगा फिर पीछे, आगे पीछे होता रहेगा। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में पूछा है ब्लॉक कब रेस्ट में आएगा, तो होगा क्या, ट्रॉली का मास ब्लॉक के मास के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। तो पहली बार अगर गया ब्लॉक तो टकराया, टकरा के जब वापस आएगा तो वेलोसिटी टाइम्स ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ टकराया तो उसका ई टाइम्स, फिर यहाँ टकराया तो फिर ई टाइम्स होता रहेगा। कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक। टोटल कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। बस इसमें और कुछ करना ही नहीं था। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में गया, ट्रॉली को रेस्ट में ले लिया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और ऐसे भी ट्रॉली का मास ब्लॉक के मास के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होगा, ठीक है। तो ट्रॉली की वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंजेज नहीं आएंगे, ठीक ना। तो ये कॉन्टिन्यूस बार बार टकराता रहेगा, बार बार टकराता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो आंसर होगा बच्चे इनफाइनाइट, आंसर डी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे दो पार्टिकल हैं ए और बी, ए को यहाँ से रिलीज किया, बी को यहाँ से रिलीज किया, दोनों नीचे आएंगे, दोनों के पास वेलोसिटी आएगी, स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे आने के बाद दोनों के बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन इलास्टिक है, और दोनों का मास सेम है, आइडेंटिकल बॉल हैं। आइडेंटिकल बॉल होने का मतलब दोनों का मास सेम, कोलिजन इलास्टिक, मास सेम, तो दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होने का मतलब ए वाली वेलोसिटी बी को मिलेगी, बी वाली ए को मिलेगी, तो ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी को की कम होगी। कोलिजन के बाद ए की स्पीड कम हो जाएगी, तो जितनी हाइट से बी चला था उतना ए जाएगा, और जितनी हाइट से ए चला था उतना बी जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। यानी कोलिजन के बाद ए कितनी हाइट तक जाएगा बच्चे, बी वाली हाइट मिल जाएगी h, और बी कितनी हाइट तक जाएगा, ए वाली हाइट मिल जाएगी 4h, ठीक है। तो हमसे पूछा रेशियो ऑफ हाइट अटेंड बाय ए एंड बी, तो आंसर होगा बच्चे 1:4, ए, ये आंसर है। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे एक रॉकेट है, उसका मास दे रखा है 4000 kg है, जिस समय फायर किया गया उस टाइम की बात हो रही है। तो इसकी एफपीडी बनाएंगे तो नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मास है 4000 kg इंटू जी, थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा गैस का, ये होता है बच्चे म्यू इंटू वी रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ फ्यूल कहलाता है 980। एक्सेलरेशन है अपवर्ड्स ए, और इसकी वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ यूज कर लेंगे, जिस इंस्टेंट पे इसको प्रोजेक्ट किया गया या फायर किया गया उस इंस्टेंट पे इसका मास है बच्चे 4000 kg। न्यूटन्स लॉ, नेट अपवर्ड फोर्स होगा इतना माइनस mg, ये होगा बच्चे म्यू इंटू वी रिलेटिव का मतलब 980, माइनस mg का मतलब 4000 इंटू जी, ये होगा 4000 इंटू जी की वैल्यू लेना है 9.8 इक्वल टू m इंटू ए।
m का मतलब है 4000 इंटू ए की वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके म्यू कैलकुलेट कर लेना, तो म्यू की वैल्यू आएगी बच्चे 120 kg पर सेकेंड। तो आंसर सी में दे रखा है, तो आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, एक सिंपल सा सवाल ये भी है, पूछा है कि किस केस में सेंटर ऑफ मास कंफर्म है कि सेंटर पे नहीं होगा। ठीक है ना, एक रॉड दे रखा है, रॉड अगर यूनिफॉर्म होती तब तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास बीच में ही आता, लेकिन ए ऑप्शन में लिखा है कि रॉड हुई डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेज, तो कॉन्टिन्यूसली डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो राइट हाफ का अगर यहाँ से आगे की तरफ राइट पोर्शन में डेंसिटी को इंक्रीज करता हुआ मानोगे, तो राइट हाफ की डेंसिटी ज़्यादा, लेफ्ट हाफ की डेंसिटी कम होगी। लेफ्ट हाफ के कंपैरिजन में राइट हाफ की डेंसिटी ज़्यादा, तो राइट हाफ का मास ज़्यादा होगा, लेफ्ट हाफ का मास कम होगा, सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ शिफ्टेड होगा। उसी तरीके से डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली, यानी एक ऑप्शन में तो कंफर्म है कि जो सेंटर ऑफ मास है जस्ट बीच में नहीं होगा, ये आंसर होगा। बी में बोला है कि डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, तो इधर की डेंसिटी ज़्यादा, इधर की डेंसिटी कम होगी। फिर से नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो होगा क्या कि सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में शिफ्टेड होगा। कंफर्म है कि बी वाले केस में भी सेंटर ऑफ मास जस्ट बीच में नहीं है। सी की बात करें तो रॉड हो डेंसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बीच तक डिक्रीज करी फिर इंक्रीज करी। यहाँ पे पॉसिबल है जिस रेट से डिक्रीज करी है उसी रेट से अगर इंक्रीज कर गई तब तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, या सी ऑप्शन में जिस रेट से इंक्रीज करी है डेंसिटी उसी रेट से डिक्रीज कर गई तो फिर से सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है, सर्टेनली बोला है कि आप कंफर्म होना चाहिए, तो ए और बी आंसर होगा। ए और बी वाले केस में कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आएगा, सी और डी में पॉसिबल है आ सकता है, तो आंसर होगा बच्चे ए और बी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट दे रखा है, सॉलिड स्फीयर है, क्यूब है, और ये सॉलिड कोन है, और ये सिलेंडर है। सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, रेफरेंस हमारा दे रखा है ये वाली सरफेस है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो फर्स्ट केस में जो सॉलिड स्फीयर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, या PQRS, तो P है तो P लिख लो। mgh होगा तो पहले इसका मास लिखना पड़ेगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो वॉल्यूम, स्फीयर है तो 4π/3 r³, 4π/3, रेडियस का मतलब डायमीटर का हाफ होगा तो d/2 का होल क्यूब। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया 4π/3 r³, मास हो गया, इंटू होगा g इंटू h, सेंटर ऑफ मास की यहाँ से हाइट कितनी होगी जस्ट बीच में लेना होगा, तो रेडियस के बराबर यानी d/2। ये तो P की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वैसे सॉलिड क्यूब यानी क्यूब वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर से mgh, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा d³, ये हो जाएगा इंटू g इंटू h, h का मतलब होगा जस्ट बीच में सेंटर ऑफ मास होगा d/2। थर्ड वाले केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे ना, u पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ r, फिर से mgh, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सॉलिड क्यूब कोन है तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, रेडियस कितनी है d/2 का होल स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है d, मास हो गया, इंटू हो जाएगा g इंटू h, सेंटर ऑफ मास इसका h/4 पे होता है, इंटू d/4। तो आर वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लास्ट वाले केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो ना इसमें, फिर से मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी वॉल्यूम, सिलेंडर है तो पाई r²h, रेडियस का मतलब d/2 का होल स्क्वायर, इंटू h का मतलब होगा d, ये मास हो गया, इंटू होगा g इंटू इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट बीच में आएगा, इंटू d/2। अब इन चारों को कंपेयर कर लो, कैलकुलेशन आप कर लोगे कौन बड़ा कौन छोटा। कंपेयर करोगे तो आंसर आता है ए, यानी एस की पोटेंशियल एनर्जी पी से ज़्यादा आएगी, एस की पी से ज़्यादा, बी भी आता है और डी भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि एस से ज़्यादा आएगी और एस की आर से ज़्यादा आएगी। इसमें उल्टा लिखा हुआ है तो ये इनकरेक्ट होगा, तो आंसर होगा बच्चे ए, बी एंड डी। बस ये एक सिंपल सा सवाल था, सेंटर ऑफ मास पे मास लेना था, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए mgh कर दो, कंपेयर कर लो कौन बड़ा कौन छोटा। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है ना।
इक्वल एक चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, मतलब एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा। पहले इनके बीच का सेपरेशन लार्ज है, लार्ज होने का, ठीक है, लार्ज है। अब अपोजिट नेचर होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, थोड़ी देर बाद एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी गेन करेंगे। दोनों चार्ज पार्टिकल को मिला के सिंगल सिस्टम अगर ले लिया तो दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स इंटरनल नेचर का है, और फ्री छोड़ दिया तो और कोई फोर्स होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन में लिखा है इफ बोथ आर फ्री मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दोनों को अगर फ्री कर दिया तो अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास में आएंगी, स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरनल हो गया और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, यानी पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो ये ऑप्शन सही है। सवाल में लिखा है कि इफ वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। एक को अगर हमने फिक्स कर भी दिया तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो आएगा, एफ एक्सटर्नल होगा अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरनल है, तभी भी पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, उसका वर्क जीरो है, और वर्क जीरो होने की वजह से अभी भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो बी भी सही हो गया। सी में है इफ़ वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री मोमेंटम इज कंजर्व। नहीं, अगर एक फिक्स हो गया तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि नॉन जीरो होगा, और अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। सी ऑप्शन गलत। इफ़ बोथ आर फ्री मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सही बात है। अगर दोनों फ्री होंगे तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो आंसर होगा बच्चे ए, बी एंड डी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे, एक पार्टिकल है, रेस्ट में था, रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में था, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट यहाँ पे ले लिया, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से राइट एंगल पे इक्वल स्पीड से भागे, ये भागा वी से, ये भी गया वी से, दोनों का मास इक्वल है एम और एम, और जो तीसरा वाला पीस है उसका मास इन दोनों के मास का डबल है, यानी तीसरे पीस का मास हो गया 2m, 2m मास हो गया। ये भी मूव करेगा, जिसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो इस डायरेक्शन में ले लिया, या v1 और इस डायरेक्शन में ले लिया बच्चे v2। ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। एक बार मोमेंटम x में कंजर्व करा दो, एक बार उसके परपेंडिकुलर y में। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। x डायरेक्शन की बात करें ऐसे तो फाइनल मोमेंटम, इसका x में मोमेंटम जीरो, इसका आएगा बच्चे m इंटू वी माइनस इसका आएगा 2m इंटू v1। यहाँ से जो v1 होगा, v1 की वैल्यू आएगी v/2। उसी तरीके से y में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे जीरो होगा, फाइनल मोमेंटम इसका होगा m इंटू वी, इसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 2m इंटू v2। यहाँ से सॉल्व करने के बाद v2 की वैल्यू आएगी बच्चे v/2। दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट जस्ट बीच में आएगा, और ये जो नेट वेलोसिटी आएगी v/2 का √2 टाइम्स, यानी आएगा v/√2, और ये एंगल आएगा 45 डिग्री, ये एंगल भी होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन पे आते हैं। ये ऑप्शन में लिखा है ऑल द थ्री पीसेज शेयर द एनर्जी ऑफ ब्लास्ट इक्वली। इसकी एनर्जी हाफ mv², इसकी एनर्जी हाफ mv²। तीसरे वाले की एनर्जी अगर लिखोगे तो हाफ मास हो गया 2m इंटू स्पीड है v/√2 का स्क्वायर, यानी ये भी वैल्यू आती है हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, यानी तीनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यानी ए ऑप्शन हो गया सही, करेक्ट है। स्पीड ऑफ बिगर मास इज √2 टाइम्स द स्पीड ऑफ आइदर, नहीं √2 टाइम्स नहीं, 1/√2 टाइम्स, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी में लिखा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बिगर मास मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर पीसेस। सही बात है, इससे 135 पे, ये ऐसे गया ना, ये ऐसे जा रहा है, एक गया ऐसे तो इससे एंगल कितना है 135, दूसरा गया ऐसे तो इससे भी एंगल कितना है 135, इससे भी 135 पे मूव करेगा, इससे भी 135 पे मूव करेगा। सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। डी में लिखा है द बिगर पीस कैरेज डबल द एनर्जी ऑफ ईदर पीस, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर होगा बच्चे ए एंड सी, ए और सी।
इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, एक ब्लॉक है, इसका मास है m, वेज का मास कैपिटल M रेस्ट में था। दोनों को अगर मिला के सिंगल सिस्टम लेते हो तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो m इंटू वी नॉट प्लस दूसरा वाला रेस्ट में था तो 0 अपॉन टोटल मास m प्लस m। ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब क्या करना कि जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो वेज पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो वेज भी आगे भागना शुरू करेगा। और जब ये ब्लॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यहाँ पे कहीं, तो सिचुएशन में हमको पता है कि दोनों लोग कॉमन वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं v। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मोमेंटम कंजर्व करा देना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि mg लग रहा है ब्लॉक पे, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी नॉट प्लस वेज रेस्ट में है तो 0, फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी प्लस m इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी बच्चे m इंटू वी नॉट अपॉन m प्लस m। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो इनकी कॉमन वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी। एंड ब्लॉक इज एट द मैक्सिमम हाइट ऑन द वेज, ब्लॉक एंड वेज हैव द वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक वेज सिस्टम। ये है, ये इनिशियल सिचुएशन में ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ बी ऑप्शन में, वेज एक्वायर्स मैक्सिमम स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड ब्लॉक रिटर्न्स टू द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वेज। इस वेज के आगे भागने का रीजन ये है कि इस ब्लॉक की वजह से इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा। जब तक ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर रहेगा तब तक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये लगता रहेगा, और इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट हमेशा राइट में आएगा और ये कंपोनेंट हमेशा इस वेज की स्पीड बढ़ाता रहेगा। तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तब तक लगेगा जब तक वेज इस ब्लॉक इस वेज के ऊपर होगा। तो ब्लॉक पहले ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर नीचे आएगा। जब तक कि नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक नहीं आ जाएगा तब तक नॉर्मल फोर्स की वजह से वेज की स्पीड बढ़ती रहेगी। जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक फिर से नीचे उतर जाएगा वेज से, उस इंस्टेंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी, उसके बाद आगे वेज की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो बी में लिखा है वेज एक्वायर्स मैक्सिमम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन ब्लॉक रिटर्न्स टू द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वेज, ये करेक्ट है। सी में लिखा है मोमेंटम ऑफ वेज एंड ब्लॉक इज कंजर्व एट ऑल टाइम, नहीं कंजर्व नहीं है बेटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो नॉन जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में नॉन जीरो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाई में वैलिड नहीं है। यहाँ पे एक्स और वाई की बात नहीं किया है, तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को कंसीडर करके आंसर देना होगा। सी ऑप्शन इनकरेक्ट। डी में सेंटर ऑफ मास ऑफ वेज एंड ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, नहीं हो तो सेंटर ऑफ मास मूव कर ही रहा है, ठीक है। तो सी और डी दोनों इनकरेक्ट हैं, तो आंसर होगा ए और बी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे, ब्लॉक है, वेज के ऊपर मूव करता हुआ जा रहा है और ब्लॉक और वेज के बीच में फ्रिक्शन है। तो अगर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक के मोशन की बात करें तो वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो वेज की वजह से फ्रिक्शन लगेगा ऐसे टेंजेंशियली नीचे की तरफ, टेंजेंशियल। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव, तो ये आंसर सही है। अगर ब्लॉक पे फ्रिक्शन वेज की वजह से इधर लग रहा है तो वेज पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, और जब तक ब्लॉक का मोशन अपवर्ड्स हो रहा होगा, अप द प्लेन हो रहा होगा, तब तक फ्रिक्शन वेज पे ऊपर लग रहा होगा। वेज का डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो ड्यूरिंग द अपवर्ड या मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द वेज, फ्रिक्शन और वेज का डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 से कम होगा, और एंगल 90 से कम होने की वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन वेज विल बी पॉजिटिव। तो बी ऑप्शन में लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन वेज इज नेगेटिव, तो इनकरेक्ट हो गया। सी में लिखा वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन द वेज इज पॉजिटिव। अगर ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर जाता है तो वेज आगे मूव करता है, वेज की स्पीड ब्लॉक की वजह से उस पर लगने वाले फोर्स की वजह से इंक्रीज कर रही है। तो अगर ब्लॉक की वजह से वेज की स्पीड इंक्रीज कर रही है तो ब्लॉक ने जो फोर्स लगाया होगा वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा, उस फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ी है, तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द वेज विल बी पॉजिटिव। तो ब्लॉक ने वेज पे जितने भी फोर्स लगाया होगा सबकी वजह से जो नेट वर्क आया होगा वेज पे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो वर्क पॉजिटिव हुआ होगा। तो वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन द वेज इज पॉजिटिव, सी करेक्ट है।
वर्क डन बाय वेज ऑन द ब्लॉक इज पॉजिटिव, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक की स्पीड तो डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव आएगा, ठीक ना। तो आंसर होगा बच्चे ए और सी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, एक बुलेट है, आके इस ब्लॉक से टकराती है, फिर ब्लॉक में एम्बेडेड हो गई, फिर दोनों कॉमन वेलोसिटी अचीव करके आगे जाएंगे। ये स्प्रिंग अपने एनएलपी पे है। स्प्रिंग का फोर्स का जो नेचर है वो नॉन इम्पल्सिव नेचर का होता है, इसकी लेंथ में सडन चेंज नहीं आता, तो स्प्रिंग का फोर्स भी सडनली चेंज नहीं होगा। ड्यूरिंग कोलिजन इस स्प्रिंग में होने वाला कॉम्प्रेशन नेग्लिजिबल होगा। पहले कोलिजन होगा, कॉमन वेलोसिटी अचीव करेंगे, फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेशन आएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन हम स्प्रिंग फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये नॉन इम्पल्सिव नेचर का फोर्स है। अगर हमने इसको नेग्लेक्ट किया और पार्टिकुलर ब्लॉक, बुलेट और ब्लॉक दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम लिया, तो और कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ए में तो लिखा हुआ है कि लीनियर मोमेंटम नॉट कंजर्व, तो गलत हो गया। बी में लिखा है लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इम्पैक्ट बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव, तो भी सही हो गया। फिर बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्प्रेशन बताओ, तो होगा क्या, पहले कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये दोनों कॉमन वेलोसिटी अचीव करेंगे, तो जो कॉमन वेलोसिटी आएगी इन दोनों का मास मिला के हो जाएगा बच्चे 1 और 2 मिल के 3 kg। कॉमन वेलोसिटी ले लिया v, यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी अपने एनएलपी पे होगी, तो मोमेंटम कंजर्व करा दो। इनिशियल मोमेंटम, इसका मास है 1 इंटू वेलोसिटी v नॉट है 3 प्लस ब्लॉक ये रेस्ट में था तो 0, फाइनल मोमेंटम टोटल मास 3 इंटू v, तो v की वैल्यू आएगी बच्चे 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे फिर से होगा क्या कि जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पूरे सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी 0, दोनों ब्लॉक और बुलेट मिला के। ये कंप्रेशन एक्स ले लिया, यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, सिस्टम लेंगे ये ब्लॉक और एम्बेडेड बुलेट को, सिर्फ स्प्रिंग का वर्क आएगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क आएगा, नॉर्मल और एमजी वर्टिकल होंगे और कोई वर्क तो करेगा नहीं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा बच्चे हाफ के की वैल्यू 3 है, एक्स इनिशियल का मतलब एनएलपी है तो 0 का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली पूरा सिस्टम रेस्ट में आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चे हाफ, मास है 3, इनिशियल वेलोसिटी 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना यार, सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज इन द स्प्रिंग इज 1 मीटर। तो आंसर होगा बच्चे बी एंड डी, ये आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे, एक पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है एक दूसरे स्टेशनरी पार्टिकल से, और दूसरे वाले का मास पहले वाले के मास का डबल है, इसका मास m हो गया, सामने वाले का मास हो गया बच्चे 2m, ये है रेस्ट में, ये जा रहा था किसी वेलोसिटी v नॉट से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 3 जूल थी, यानी हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 3 जूल, ज़रूरत पड़ने पे यूज कर सकते हो। दोनों में कोलिजन होगा, कोलिजन में हमको पता है कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस सिचुएशन में दोनों पार्टिकल का डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा, और जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है उस इंस्टेंट पे दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। डिफॉर्मेशन मैक्सिमम का मतलब इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, कॉमन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इस सिचुएशन में अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो भी निकालना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ कर लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम है बच्चे m इंटू वी नॉट प्लस दूसरे वाले का 0, फाइनली दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3m इंटू वी, तो v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाई 3। इस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी वैल्यू होगी बच्चे हाफ, टोटल मास है 3m इंटू वेलोसिटी है v/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 किनारे करो इंटू हाफ m इंटू वी, ये v नॉट है तो हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर।
हाफ एम इंटू वी नॉट का मतलब है 3 जूल, ये हो जाएगा 1/3 इंटू हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, तो 1/3 इंटू 3 यानी ये कितना आएगा 1 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 जूल, तो सही है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि एनर्जी इलास्टिक कोलिजन है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 3 जूल थी, उसका उसका उसमें से 1 जूल कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी, कितनी होगी 2 जूल, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चे 2 जूल। सी में लिखा है मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड एट एवरी इंस्टेंट। मोमेंटम तो कंजर्व है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है पहले, फिर इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, हाँ मोमेंटम कंजर्व रहता है। कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, तो सी गलत हो गया। डी में रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फर्स्ट डिक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पहले दोनों आए जब टकराएंगे तो पहले डिफॉर्मेशन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो ये रेशियो डिक्रीज होगा। उसके बाद जब दोनों सेपरेट होने लगते हैं फिर से डिफॉर्मेशन कम होने लगता है और अपनी शेप को रीगेन करने लगते हैं दोनों पार्टिकल, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, और जब वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो पहले यहाँ से लेके मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो घटेगा। उसके बाद जब सेपरेट होने वाली सिचुएशन आएगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो ये रेशियो इंक्रीज करेगा। तो दिस रेशियो फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। डी ऑप्शन में करेक्ट लिखा हुआ है, तो आंसर डी भी होगा। इसका आंसर होगा बच्चे फाइनली ए, बी एंड डी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों ए और बी दो पार्टिकल हैं, ए मूव करता हुआ जा रहा था बी की तरफ, और ए का जो मोमेंटम है ए के पास पी है, तो ए की जो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट लिखोगे, अगर इसका मास हम कंसीडर करते हैं तो पी बाई एम। बी रेस्ट में था, बी का मास भी एम ले लेना, दोनों आइडेंटिकल हैं, ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0। दोनों में कोलिजन हुआ, ये जाके बी से टकराएगा तो ए बी को इम्पल्स देगा, तो बी ए को उतना ही इम्पल्स अपोजिट देगा। सवाल के हिसाब से अगर पढ़ोगे तो ए ने बी को जो इम्पल्स दिया वो इम्पल्स जे है, तो उतना ही इम्पल्स बी ए को अपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो बी का मोमेंटम पी था, जे अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स मिल गया, तो नेट मोमेंटम कितना बचा पी माइनस जे। और कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो कोलिजन के जस्ट पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम पी था, कोलिजन के बाद भी पी माइनस जे प्लस यानी पी होगा। तो ये ऑप्शन में लिखा है टोटल मोमेंटम ऑफ ए प्लस वे सिस्टम बिफोर इज पी बिफोर एंड पी माइनस जे आफ्टर, तो ये गलत हो गया, आफ्टर कोलिजन भी पी होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द इम्पैक्ट ए गिव्स इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड जे टू बी। ठीक है, जितना भी ए को देगा इम्पल्स उतना ही ये बी को देगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, तो ई इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसकी वेलोसिटी v1 डैश अगर लिखेंगे तो टोटल मोमेंटम बचा p माइनस जे अपॉन मास। इसकी वेलोसिटी अगर v2 डैश लिखेंगे तो ये तो मोमेंटम जे एक्वायर करेगा अपॉन मास, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा बच्चे v2 डैश माइनस v1 डैश, यानी इतना माइनस इतना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा तो माइनस से ये p माइनस जे बाई एम, p माइनस जे बाई एम अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वी नॉट माइनस 0, वी नॉट का मतलब p बाई एम माइनस 0, ये होगा बच्चे p बाई एम माइनस 0। एम तो गया, तो चेक करना है यार आंसर कितना आ गया, 2j माइनस पी बाई पी, यानी 2j बाई पी माइनस 1, 2j बाई पी माइनस 1, आंसर होगा बी एंड सी, आंसर बी एंड सी आएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों दो बॉल हैं ए और बी, ए का मास है 1 kg, ठीक है, ए है, इसका मास है 1 kg, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बी है, बी का मास है बच्चे 2 kg, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो ए है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
बी की वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो बी की वेलोसिटी ले लिया बच्चे इससे वी, और ये बी है, इसका मास है 2 kg। पहले तो पूछा बी की वेलोसिटी बताओ, तो मोमेंटम कंजर्व करा दो। इनिशियल मोमेंटम होगा 1 × 21, माइनस में है 2 × 4, फाइनल मोमेंटम ए का 1 × 1 प्लस बी का मास 2 × v। ठीक है, तो एक 21 - 8 13 12, तो v कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आने का मतलब सेम डायरेक्शन में, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बी में आते हैं। ई की वैल्यू पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई होता है बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये v कितना आ गया 6, तो 6 - 1 होगा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो 21 + 4 होगा, +4, ये हो जाएगा 5/25, ये हो जाएगा 1/5 यानी 0.2, तो बी भी सही हो गया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ कर लेना कि लॉस हाफ इंटू म्यू की वैल्यू m1 m2/m1 + m2, m1 का मतलब 1, m2 का मतलब 2, अपॉन m1 + m2 3 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 21 + 4 मिल गए 25, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 1 - e², ई की वैल्यू है 1/5 यानी 0.2, 1 - e²। सॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा बच्चे 200 जूल, तो आंसर होगा। इम्पल्स ऑफ फोर्स बिफोर बिटवीन द टू बॉल्स, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम निकाल लेना, किसी भी एक बॉल के मोमेंटम में चेंज, तो ए के मोमेंटम में चेंज निकाल लेते हैं। इम्पल्स ए का मास 1 है, इंटू चेंज इन वेलोसिटी, पहले 21 थी, बाद में 1 हो गई, तो 21 - 1, ये 20 आ रहा है, 40 लिखा है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर होगा बच्चों ए, बी एंड सी। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे, एक टावर है या कुछ हाइट है 20 मीटर, वहाँ से एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे, और इसकी जो वेलोसिटी है ना हॉरिजॉन्टल है, और ये वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ये हाइट है 20 मीटर। पहले तो बॉल यहाँ पे जाएगी ऐसे, यहाँ पे कोलिजन होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, 10 होगा। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ले लिया वी वाई कैसे निकालेंगे, तो वाई डायरेक्शन में वर्क एनर्जी थ्योरम, या v² = u² + 2as। तो यह हाइट 20 मीटर है, तो वी वाई की जो वैल्यू होगी, वी वाई हो जाएगा बच्चे √2gh होगा, 2g की वैल्यू 10, h है 20, तो यह आ जाएगा 400 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब e की वैल्यू 0.5 है, तो कोलिजन के जस्ट बाद इसकी जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी e टाइम्स हो जाएगी, तो वी वाई को ई से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, ये जो वी वाई डैश होगा e टाइम्स हो जाएगा, तो यानी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अब आगे का मोशन फिर से प्रोजेक्टाइल होगा। अब यहाँ से चल के यहाँ तक जाने का टाइम अगर t1 है, तो h = ½ से t1 होगा बच्चे √2h/g, √2h का मतलब 20/g का मतलब 10, आ जाएगा 2 सेकेंड। अब आगे ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला केस हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा t 2 टाइम्स ui का मतलब 10 अपॉन g का मतलब 10, तो भी 2 सेकेंड आएगा। ये ऑप्शन में लिखा है द टाइम इलेप्स्ड आफ्टर प्रोजेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्ट्राइक किया तो 2 सेकेंड लगेगा, 4 सेकेंड दिया है, गलत है। बी ऑप्शन में 2 सेकेंड लिखा है, सही है। सी में द टाइम इलेप्स्ड इन सेकेंड्स आफ्टर प्रोजेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड सेकेंड टाइम स्ट्राइक किया तो 2 और 2 मिलके 4 सेकेंड होगा, तो डी ऑप्शन में लिखा है 4 सेकेंड। तो आंसर होगा बच्चों बी एंड डी। इस क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 ब्लॉक्स हैं, पहले का मास 2 kg और 5 kg, वेलोसिटी 3 और 10 मीटर पर सेकेंड है, और पहले स्प्रिंग एनएलपी पे थी, आगे जाएंगे इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ओवरऑल पहले स्प्रिंग का एलोंगेशन होगा, और जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो मैक्सिमम एलोंगेशन पे दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। आई होप ये बातें पता है हमको। तो मैक्सिमम एलोंगेशन पे होगा बच्चे, जो दोनों ब्लॉक्स हैं दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। ये हो गया 5 kg का, ये हो गया 2 kg का, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v।
मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, दोनों ब्लॉक को मिला के सिंगल सिस्टम ले लिया। तो पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज करेंगे बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी, तो 5 इंटू 3 प्लस इसका मोमेंटम 2 इंटू 10 यानी 20 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 5v और 2v मिलके 7 इंटू वी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन में 0 दे रखा है तो गलत हो गया। फिर पूछा मैक्सिमम पॉसिबल एलोंगेशन बताओ, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन, मैक्सिमम पॉसिबल एलोंगेशन x ले लेना, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा क्योंकि उसके अलावा नॉर्मल और mg का वर्क 0 होगा। दोनों ब्लॉक को मिलाकर सिंगल सिस्टम ले लिया तो स्प्रिंग का वर्क आएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा बच्चे हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पूरे सिस्टम के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगी हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का की वेलोसिटी सेम है तो एक साथ लिख लेते हैं, टोटल मास 7 होगा इंटू कॉमन वेलोसिटी वी है 5 का स्क्वायर माइनस पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी और इसकी निकाल के माइनस कर देना, तो माइनस होगा बच्चे हाफ मास है 5 इंटू वेलोसिटी है 3 तो इंटू 3 का स्क्वायर माइनस होगा हाफ इसका मास है 2 इंटू वेलोसिटी है 10 तो इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x आएगा और x चेक करके देख लेना 25 सेंटीमीटर आता है, आगे तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। 25 पहले मीटर में आएगा 25/100 या 0.25 मीटर आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। सी में लिखा है ये गलत था, बी करेक्ट है। सी में लिखा है बच्चे मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन अकर साइमल्टेनियस, ये बात तो आपको पता है। अगर हम मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम इसमें जो एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन की बात करें तो पहले आगे वाले की स्पीड ज़्यादा थी, पहले एलोंगेशन होगा फिर कॉमन वेलोसिटी आएगी, लेकिन उस समय स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हो चुका होगा या एलोंगेशन हो चुका होगा, तो पीछे वाले को आगे खींचेगा आगे वाले को पीछे खींचेगा, तो इस तरीके का तो पूरा सिस्टम आगे भी जाएगा और कॉम्प्रेशन एलोंगेशन भी होता जाएगा और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम ऐसे ऐसे ऑसिलेट भी करेगा। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन मैक्सिमम एलोंगेशन अल्टरनेटिवली आते जाएंगे, तो अगर अल्टरनेटिवली तो सी ऑप्शन करेक्ट है। द मिनिमम स्पीड ऑफ बी इज, बी की मिनिमम पॉसिबल स्पीड निकालना है तो उसके लिए वेलोसिटी के लिए क्या करना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी m1 v1 तो 5 इंटू 3 15 प्लस m2 इंटू v2 तो 2 इंटू 10 20 अपॉन टोटल मास 7 है तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर बी की वेलोसिटी निकालते हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे होगी क्योंकि पॉजिटिव आई है, हमने आगे को पॉजिटिव माना है। इसमें 5 को उल्टा करके जोड़ेंगे तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 10 - 5 यानी +5 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप जाते हो, अलग से देख लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होगा बच्चे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास को तो फिक्स कर दिया, सेंटर ऑफ मास हो गया फिक्स्ड, सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी आगे 5 है, सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स हो गया इस ब्लॉक को, इस स्प्रिंग को एक अलग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान सकते हो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो एनएलपी पे अगर इसकी वेलोसिटी अभी आगे 5 है तो थोड़ी देर बाद 0 होगी, फिर वापस आएगा तो यहाँ पे -5 होगी, फिर बाद में 0 हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो ब्लॉक बी है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आगे +5 और पीछे की तरफ मैक्सिमम नेगेटिव -5, -5 और +5 के बीच में रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर ब्लॉक बी के वेलोसिटी की अगर आप रेंज लिखते हो तो -5 से 5, अगर इसको आप ग्राउंड के फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, ये वेलोसिटी की रेंज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है, अगर इस वेलोसिटी की रेंज को ग्राउंड के फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे +5 है, तो इसमें अगर -5 में +5 ऐड करेंगे तो 0, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10। तो ये है रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम।
और नीचे वाली जो रेंज है ये है इन ग्राउंड फ्रेम, रेंज इन ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड फ्रेम, ये है बच्चे रेंज इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड के फ्रेम में बी की वेलोसिटी 0 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है 0। ड्यूरिंग द मोशन एक टाइम ऐसा भी आएगा, बीच बीच में अलग अलग टाइम आते रहेंगे, अगर आगे तक की मोशन को कंसीडर करो तो बीच में वेलोसिटी 0 भी होगी बी की। तो वही ऑप्शन में लिखा हुआ था, लास्ट ऑप्शन में मिनिमम स्पीड ऑफ बी इज 0 ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चेन है, इधर की लेंथ एल है, इधर की लेंथ भी एल है। ठीक है, टोटल मास अगर m लेते हो तो मास पर यूनिट लेंथ जो होगी, जिसको हम लेमडा बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा बच्चे टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ m/l। टोटल मास m ले लिया। सवाल में दे रखा है कि ये अब इक्विलिब्रियम में था, हल्का से इसको नीचे खींच के छोड़ दिया ताकि अनबैलेंस क्रिएट हो, जिसकी वजह से इधर का मास स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इधर का मास स्लाइटली ज़्यादा होगा, ये चेन नीचे जाएगी, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। सवाल ये है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में अगर ये वाला हिस्सा x नीचे चला जाता है तो सिचुएशन में चेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी का पूछा है, चेन का मतलब हर एक पॉइंट का सेम ही रहेगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर लेंथ के अलॉन्ग बात करें तो एंड बी का पूछा है। तो अगर ये वाला एंड x नीचे गया, ये तो कंफर्म है कि ये वाला एंड x अमाउंट से ऊपर गया होगा, यानी इधर की लेंथ इसकी वजह से भी x ज़्यादा हुई, इसकी वजह से भी x ज़्यादा हुई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उस सिचुएशन में अगर बात करो बच्चे, उस सिचुएशन में क्या होगा, इधर की जो लेंथ होगी, एक मिनट रुकना यार, इस साइड की जो लेंथ आएगी वो 2x लेंथ ज़्यादा होगी। एक मिनट बेटा, उस सिचुएशन में क्या होगा, इधर की लेंथ ज़्यादा, इधर की लेंथ कम। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, ये पूरा रोफ है, इधर की लेंथ एल है, इधर की लेंथ एल है स्टार्टिंग में। तो इसमें दे रखा है बेटा, दोनों तरफ की लेंथ सेम है, ये भी एल है, ये भी एल है, टोटल लेंथ 12 होगा। अगर मास पर यूनिट लेंथ लेमडा लिखना चाहो तो टोटल मास m ले लो पूरे रोप का, अपॉन लेंथ हो जाएगी 12। सवाल में दे रखा है कि इस एंड को थोड़ा सा हल्का सा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ा ताकि इधर का मास हल्का सा ज़्यादा हो जाए, इधर का मास थोड़ा सा कम हो। जैसे ही ऐसा होगा, इधर का ओवरऑल वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे जाने लगेगा, लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर जाने लगेगा। और सवाल में पूछा है कि जब एंड बी x अमाउंट से नीचे जा चुका होगा तो उसके बाद इस पॉइंट बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर ये एंड बी x अमाउंट से नीचे जाएगा ना, तो एंड ए को x अमाउंट से ऊपर जाना पड़ेगा, सेम अमाउंट से। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे पुली लेते हैं तो इधर वाली लेंथ एक तो भी नीचे चला गया, तो राइट वाले पोर्शन की लेंथ x अमाउंट से ज़्यादा हो गई, और ये अगर x ऊपर गया है तो इसकी वजह से भी x लेंथ चेंज होगी। तो ओवरऑल राइट वाला जो पोर्शन होगा उसकी लेंथ 2x अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ये वाला हिस्सा है इसकी लेंथ ज़्यादा होगी बच्चे, लेफ्ट वाले हिस्से की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। और लेफ्ट वाले हिस्से की लेंथ कितने अमाउंट से कम होगी, 2x अमाउंट से। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ इधर आई है, इतना का वेट तो इसके वेट को बैलेंस कर देगा, लेकिन इतना लेंथ एक्स्ट्रा आ गई तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा वेट आएगा, और ये एक्स्ट्रा वेट होगा बच्चे m इंटू जी। ये लेंथ 2x है, मास पर यूनिट लेंथ अगर लेमडा लेते हो तो इंटू 2x करेंगे तो इधर का मास आएगा इंटू जी। मास पर यूनिट लेंथ है बच्चे m/12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा है m/12 इंटू 2x इंटू जी। 2 से 2 गया, ये हो जाएगा m/l इंटू x इंटू जी। ये एक्स्ट्रा वेट आएगा, इसको नेट पुलिंग फोर्स भी बोल सकते हो आप, यही नेट पुलिंग फोर्स होगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हो एंड बी का, तो नेट पुलिंग फोर्स आ गया बच्चे m/l इंटू एक्स इंटू जी इक्वल टू टोटल मास m इंटू एक्सेलरेशन a। m से डिवाइड कर देना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g इंटू x/l। ये ऑप्शन में दिया हुआ है g इंटू x/l, ये आंसर होगा। ठीक है,
तो इस पार्ट का आंसर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी विल बी दिस। इसी पैराग्राफ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें इसी पैराग्राफ में बच्चों ना एक क्वेश्चन और गिवन था, ये वाला तो हो गया। फिर पूछा है उसी इंस्टेंट पे एंड बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर एंड बी का एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी तो हमको पता, सॉरी वेलोसिटी पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ बी अब एंड बी ऑफ चेन व्हेन इट स्लिप्स आउट पुली, ठीक है, जब टोटल लेंथ स्लिप कर जाएगी तो वेलोसिटी बताओ। पहले तो यहाँ पे था, हमने एक्स इस लेवल से कंपेयर किया है, कंसीडर किया है। अगर ये पूरी चेन स्लिप जब करेगी तो उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, और ये टोटल लेंथ 12 हो चुकी होगी। इस लेवल से ऊपर लेंथ एल होगी, नीचे लेंथ एल होगी, तो ये एंड बी कितना नीचे जा चुका होगा, एल। कुल मिला जुला के सवाल ये है कि जब ये एंड बी एल लेंथ नीचे जाएगा तो उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताओ। यहाँ से एक्स डिस्टेंस नीचे जाने के बाद एक्सेलरेशन तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू है बच्चे जी इंटू एक्स बाई एल। एक्सेलरेशन को लिख लेना v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू होगी g बाई एल इंटू एक्स। डी एक्स को राइट में कर दो तो v इंटू डी वी ये हो जाएगा g बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देना। जब x इक्वल टू 0 था, यहाँ पे एंड b था, तो उस समय वेलोसिटी 0 थी। ये एंड यहाँ चला गया, एल लेंथ नीचे चला गया, तो वेलोसिटी ले लिया v। इसको इंटीग्रेट कर दो, अपने आप स्पीड आ जाएगी। v का इंटीग्रेशन होगा बच्चे v स्क्वायर बाई 2, इसको अब इंटीग्रेट कर लेना। v स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखने के बाद भी वही आएगा, ये होगा g बाई एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू l। लिमिट अगर पुट करके सॉल्व करोगे तो g बाई एल, अपर लिमिट l है तो l स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0। 2 से 2 गया, एक l से एक l गया, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चे जी इंटू एल। वी स्क्वायर हो जाएगा जी इंटू एल, अंडर रूट ले लेना, स्पीड v हो जाएगी अंडर रूट जी इंटू एल। तो आंसर होगा रूट जी इंटू एल। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, यहाँ पे वेज है, इसका मास 2 kg, इस ब्लॉक का मास 1 kg, इस वेज का मास भी 2 kg है। दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में यहाँ पे रखे हुए हैं, दोनों मूव करने के लिए फ्री हैं। ऑल दी सरफेसेज आर स्मूथ। पहले जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो कन्फर्म है लेफ्ट वाला वेज लेफ्ट में जाएगा। जब ये ब्लॉक सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे पहुँचेगा, उस सिचुएशन में अगर डायग्राम बनाते हो ना, तो उस सिचुएशन में डायग्राम होगा बच्चे कुछ ऐसा। ये वाला वेज जिसका मास 2 kg है, ये इधर जा रहा होगा वेलोसिटी v1 से, ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा होगा वेलोसिटी v2 से, इसका मास है 1 kg। सबसे पहले तो पूछा है v1, इस वेज की वेलोसिटी बताओ, तो मोमेंटम कंजर्व करा लेना। अगर मोमेंटम कंजर्व कराते हो तो इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम लिखोगे पूरे सिस्टम का, तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो 0 होगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इसका लेफ्ट में है तो नेगेटिव -2 इंटू v1 प्लस इसका राइट में है पॉजिटिव 1 इंटू v2। तो जो v2 होगा, v2 हो जाएगा बच्चे 2 इंटू v1। और v1 v2 कैलकुलेट करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, तो यूज कर लेना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ब्लॉक और वेज को मिला के सिंगल सिस्टम लिया, तो जो भी वर्क होगा दोनों के बीच में लगने वाले नॉर्मल का टोटल वर्क 0। इस ब्लॉक पे mg नीचे लग रहा होगा, mg की वैल्यू 10 न्यूटन होगी, h दे रखा है 9, तो ग्रेविटी का वर्क होगा mg इंटू एच। mg इंटू एच का मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 9 यानी 90। ये टोटल ग्रेविटी का वर्क हो गया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, प्लस इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, मास है 2 इंटू वी स्क्वायर, माइनस पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये आ जाएगा बच्चे 90 इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे तो 3/2 इंटू वी का स्क्वायर आएगा, 3/2 इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। नहीं एक चीज़ और गड़बड़ हो गई यार, ये दोनों का भी सेम नहीं होगा ना,
इसका यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V1 होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन, एक स्टेप इसको सही कर लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चे हाफ, ये हो जाएगा हाफ, मास तो 1 हो गया, V2 कितना है 2V1 है, तो V2 की जगह पुट कर देना 2V1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू V1 का स्क्वायर। तो ये 4 और 2 6/2 3 आएगा। तो इक्वेशन आएगा बच्चे 90 = 3 इंटू V1 का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो V1 की वैल्यू आएगी √30 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन आ गया, एक आंसर तो आ गया, पैराग्राफ है ये। दूसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी अगर निकालोगे V2, ये V1 का डबल है 2V1 है, यानी आ जाएगा बच्चे 2√30 मीटर पर सेकेंड, तो V2 आ गया। अब ये ब्लॉक जब नीचे आ चुका है, इस वाले वेज पे आगे वाले वेज पे जाएगा, तो पैराग्राफ का आता है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो वो हाइट क्या होगी और कॉमन वेलोसिटी क्या होगी दोनों की, ब्लॉक और वेज की। तो उसके लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो कन्फर्म है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी आ चुकी है 2√30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट विल द ब्लॉक राइज अलॉन्ग द राइट वेज। तब सिचुएशन ये होगी, ये ब्लॉक है मास 1 kg है, इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था 2√30 मीटर पर सेकेंड। ये वाला भी रुका हुआ है। जब ये ब्लॉक इस वेज पे के हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होंगे, वो कॉमन वेलोसिटी ले लिया है v है और ये हाइट ले लिया एबव दिस सरफेस h निकालना है और कॉमन वेलोसिटी v भी निकालना है, जो कि अगले सवाल में पूछा है। तो v निकालने के लिए मोमेंटम कंजर्व करा दो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। अब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इसका मास है बच्चे 2 kg, इसका मास है 2 kg, इसका 1 kg। फिर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू √30 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये 2 और 1 मिल 2 इंटू वी प्लस 1 इंटू वी, ये हो जाएगा 3 इंटू वी। यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 2√30/3। इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करो तो √2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 इंटू 33 को अंदर ले जाएंगे तो 9, तो 40√40/3 आएगा। ये नेक्स्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, या इस ब्लॉक की या इस वेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो आ जाएगी बच्चे √40/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार उसी को देख लो पहले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा द वेलोसिटी ऑफ द राइट वेज व्हेन स्मॉलर ब्लॉक इज एट द मैक्सिमम हाइट इज, तो √40/3, ये आंसर होगा बेटा ए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले ही हो गया। अब हाइट पे आ जाते हैं। कॉमन वेलोसिटी आ चुकी है, हाइट निकालना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी वर्क होगा ग्रेविटी का होगा, दोनों के बीच का नॉर्मल इंटरनल होगा, उस नॉर्मल का टोटल वर्क यहाँ पे 0 आएगा। तो जो 1 kg का ब्लॉक है उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, इसी का वर्क आएगा। mg नीचे h ऊपर, तो ग्रेविटी का वर्क होगा बच्चे नेगेटिव, माइनस mg की वैल्यू 10 इंटू h इक्वल टू पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, टोटल एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि स्पीड कॉमन है, वेलोसिटी कॉमन है, तो हाफ टोटल मास 3 है इंटू वी का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वेज का 0, इस जो भी होगा इस ब्लॉक की होगी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू मास है 1 इंटू आएगा बेटा 2√30 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, v की वैल्यू पुट कर देना √40/3, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे √40/3, ये कॉमन वेलोसिटी है। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करोगे 4 मीटर आती है, 4 मीटर, ठीक ना। तो ये पैराग्राफ भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने पहले ही देख लिया था, ये वाला क्वेश्चन कॉमन वेलोसिटी √40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों एक ग्राफ है, यहाँ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, इधर कुछ सिचुएशन दे रखा है, पूछा है कि सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ पॉसिबल है। ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाले ग्राफ में फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी है ये v1 ले लो, दूसरे वाले की वेलोसिटी ले लिया v2, कोलिजन हुआ, कोलिजन में यहाँ तो कॉमन वेलोसिटी आती है। उसके बाद सेकंड वाले की वेलोसिटी फर्स्ट वाले को मिल गई, ठीक है ना, ठीक है ना, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी सेकंड वाले को मिल गई, सेकंड वाले की वेलोसिटी v2 से बढ़ के v1 हो गई, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी v1 से घट के v2 हो गई। इसका मतलब ये सेम ही लेवल पे हैं, ठीक ना। इसका मतलब दोनों की बॉल की वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है। और ये सिचुएशन होती है एक केस में
जब कोलिजन के दौरान जो भी दोनों पार्टिकल हैं उनका मास सेम हो और कोलिजन इलास्टिक हो, उस सिचुएशन में आती है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है और दोनों की वेलोसिटी पहले भी और बाद में भी पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। इनिशियली दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होना चाहिए, फाइनली दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव तो फाइनली भी दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होना चाहिए। इसमें अपोजिट हो गया, ये वाल वाला केस है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी ही नहीं। ये पुटी वाला केस स्टिक कर जाएगी। तो नेक्स्ट वाले केस में ये m1 इक्वल टू m2, ई की वैल्यू 1 है, ये केस पॉसिबल है, यही है। तो जो ए है, ए का आंसर क्या होगा बच्चे, एस। अब बी पे आते हैं। बी पे क्या दिया है, दोनों की वेलोसिटी पहले डिफरेंट थी, कोलिजन हुआ, दोनों स्टिक कर गए और दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाने लगे। तो फाइनली कोलिजन के बाद दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक किए होंगे। तो m1 m2 इसमें स्टिक करेंगे नहीं, इसमें स्टिक करेंगे नहीं, ये वाला केस है पुटी और बॉल वाला, पुटी स्टिक कर जाएगी, पुटी स्टिक कर जाएगी। तो पुटी स्टिक करेगी तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी, तो बी का आंसर होगा बच्चे आर। बी का आंसर आर। यहाँ पे ती की वैल्यू कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि 1 हो या लेस देन 1 हो तो भी बात वही है, वॉल से कोलिजन है, ठीक ना। ये पुटी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि पुटी वाला आएगा, तो ये आंसर होगा। सी पे आते हैं। सी में क्या है, जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद कभी चेंज हुई ही नहीं, कांस्टेंट रहती है। ये कौन सा केस है, वॉल वाला। जब पार्टिकल का वॉल से कोलिजन होगा, किसी हैवी ऑब्जेक्ट से कोलिजन होगा, इस हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो सी का आंसर होगा बच्चे क्यू। एक आसान सा सवाल है, बस चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, डी पे। पहले की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी। देखो यार, पहले की वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, सॉरी पहले की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, दूसरे की नेगेटिव थी। कोलिजन के बाद दूसरे की पॉजिटिव हो गई, पहले की नेगेटिव हो गई। लेकिन ओवरऑल दोनों की वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर दोनों की स्पीड कम हो रही है मतलब पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। इसका मतलब कोलिजन इलास्टिक नहीं है, कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो m1 ग्रेटर देन m2, E1 ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे E1 ये भी पॉसिबल नहीं है। वाल वाला केस है नहीं, पुटी वाला केस है नहीं, तो ये वाला केस होगा। एक की वेलोसिटी पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव, ई की वैल्यू लेस देन 1 है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो आंसर होगा बच्चे पी। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, डी का आंसर हो जाएगा पी, ये आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, दो ब्लॉक हैं, 3 से जा रहा थे, 1.5 से जा रहा था, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई। ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3 माइनस 1.5 होगा, ई की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये कोलिजन कहलाएगा बच्चे परफेक्टली इनएलास्टिक। तो ए का आंसर होगा पी, सॉरी क्यू, परफेक्टली इनएलास्टिक होगा। बी केस की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, तो दोनों में कोलिजन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोलिजन होने के लिए एक दूसरे की तरफ आना पड़ेगा, तो पहले से ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो कोलिजन इनमें पॉसिबल है ही नहीं, तो बी का आंसर होगा एस। सी पे आते हैं। ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ई इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालने में दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फिर से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड करेंगे, तो 3 और 1, तो 4/4 1 हो गया, कोलिजन इलास्टिक होगा, तो आंसर होगा बच्चे पी, तो सी का आंसर हो जाएगा पी। ए का क्यू, बी का एस, सी का पी। एक आसान सा सवाल था, ठीक ना। इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में दे रखा है ABCD 4 बॉल्स हैं, इसका मास 2m है, बाकी आगे वाले सबका मास इक्वल है, इसको वेलोसिटी दे दिया u, और फिर ये जाके इससे कोलिजन होगा, ये इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, जितने भी कोलिजन यहाँ पे होंगे सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक हैं। तो फाइनल पूछा है आफ्टर ऑल पॉसिबल कोलिजन, जिसकी जो वेलोसिटी आनी हो आ जाए, उसके बाद पूछा है कि किसको कितना इम्पल्स मिला होगा, यानी चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा अलग से, 2m m m m, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे शुरुआत में क्या था, ये था बच्चे जिसका मास 2m था, आगे b, यहाँ पे ले लिया a, यहाँ पे b, इसका मास m, यहाँ पे c, इसका मास भी m, आगे है d, इसका भी मास है बच्चे m।
कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में, कोलिजन के जस्ट बाद जब फर्स्ट कोलिजन होगा तो फर्स्ट कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों की वेलोसिटी अगर लिखना चाहो ए और बी की, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसकी वेलोसिटी ले लिया बच्चे वी ए, इसकी वेलोसिटी ले लिया वी बी। पहला कोलिजन इन दोनों के बीच में होगा, उस टाइम पे ये दोनों रेस्ट में होंगे, ये वाला भी रेस्ट में होगा। इन दोनों की वेलोसिटी निकालने के लिए पहले मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लो। इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ये जा रहा था यू से, तो इनिशियल मोमेंटम 2m इंटू यू प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा 2m इंटू वी ए प्लस इसका होगा m इंटू वी बी। तो पहला इक्वेशन आएगा बच्चे 2m इंटू यू प्लस दूसरे का 0 इक्वल टू 2m इंटू वी ए प्लस होगा m इंटू वी बी। यहाँ से अगर इक्वेशन लिखते हैं तो m से डिवाइड कर देना, तो 2u इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स वी ए प्लस यहाँ पे आएगा वी बी। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है E की वैल्यू लिख लेना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा बच्चे वी बी माइनस वी ए, अपॉन होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u माइनस 0, तो अपॉन में आएगा u माइनस 0 और E की वैल्यू होगी 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो वी ए की वैल्यू आती है u/3 और जितना ये आता है इसका 4 टाइम्स v की वेलोसिटी आती है, ये हो जाएगा 4u/3, ये आएगा जितना इसका आएगा उसका 4 टाइम्स इसका आ जाता है। ये रेस्ट में, ये रेस्ट में। अब क्या होगा, ये u/3 से जा रहा था, इसकी स्पीड इसका 4 टाइम्स है, तो ये जाके इससे टकराएगा। पहले अब इन दोनों में कोलिजन होगा, तो सेकेंड जो कोलिजन होगा बच्चे ये होगा बी और सी के बीच में। दोनों का मास इक्वल है, कोलिजन इलास्टिक है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो ए की वेलोसिटी u/3, वेलोसिटी इंटरचेंज होने के बाद बी रुक जाएगा और बी की वेलोसिटी सी को मिल जाएगी, तो ये जाएगा बच्चे 4u/3 से, इसके आगे डी रेस्ट में होगा। ये कहानी है सेकेंड कोलिजन की। थर्ड कोलिजन में क्या होगा, ये तो अभी u/3 से जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी 4 टाइम्स है, तो तुरंत ये इससे टकराएगा, तुरंत ये इससे टकराएगा, तब तक ये इससे टकरा नहीं पाया होगा, इसकी वेलोसिटी इसका 4 टाइम्स है। तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे पहले। तो ये थर्ड कोलिजन में ये अभी भी u/3 से जा रहा होगा, ये रेस्ट में होगा, ये रेस्ट में होगा और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये जाने लगेगा 4u/3 से। अब ये इससे टकराएगा नहीं क्योंकि ये दोनों रेस्ट में है। नेक्स्ट कोलिजन पॉसिबल है इसका इससे। तो जो फोर्थ कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में होगा, और जब इसका मास डबल है 2m है, इसका मास m है, जब इन दोनों में कोलिजन हुआ तो क्या आया था कि जो वेलोसिटी इसकी थी उसका 1/3 इसको इसके पास आएगी कोलिजन के बाद। इन दोनों में कोलिजन के पहले इसके पास, एक के पास जो वेलोसिटी थी उसका 1/3 करेंगे, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी आएगी, तो वह u/3 का 1/3 करेंगे तो u/9, और जितना इसके पास आएगा इसका 4 टाइम्स इसके पास आ जाएगा, इसके पास वेलोसिटी आएगी बच्चे 4u/9। ये रेस्ट में होगा, ये जा रहा होगा 4u/3 से। वही पूरा सीरीज में बनाना है, ठीक है ना। फिर इन दोनों का कोलिजन हो गया, अब ये फर्स्ट जा रहा है, ये इससे टकराएगा। तो जो फिफ्थ कोलिजन होगा, फिफ्थ कोलिजन में ये इन दोनों के बीच में कोलिजन तो अब होगा नहीं, ये u/9 से ही जा रहा होगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगा, ये आएगा बेटा रेस्ट में, और ये अगर रेस्ट में आ गया तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, ये जाने लगेगा 4u/9 से, और ये रेस्ट में आ गया। यार इसको यहाँ पे नीचे अलग से बनाओ ना। इन दोनों में पहले तो इन दोनों में कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी आ गई। अब इन दोनों का कोलिजन लेना है तो ये रेस्ट में आ जाएगा, इसके पास वेलोसिटी आगे वाले की, इसके पीछे वाले की मिल जाएगी 4u/9। चेक करना यार, ये जा रहा होगा 4u/3 से, अभी भी ये तेज जा रहा है, स्लो चल रहा है, इन दोनों के बीच में कभी कोलिजन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कोलिजन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट होगा बच्चे सिक्स्थ कोलिजन। सिक्स्थ कोलिजन के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, नहीं सॉरी, जो इसके पास वेलोसिटी होगी उसका फिर से 1/3, तो 4u/9 है, u/9 का 1/3 करोगे तो u/27, जितना इसके पास आएगा उसका 4 टाइम्स इसको मिलेगा, इसको मिलेगा बच्चे 4u/27। अब ये 4u/27 इससे कम है, इन दोनों में अब कोलिजन आगे होगा ही नहीं, ये फाइनल स्टेप आएगा, ये आएगा 4u/9 और इसके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी बच्चे 4u/3, 4u/3 आएगा। तो लास्ट में इसके पास वेलोसिटी बचेगी u/27, इसके पास 4u/27, इसके बाद 4u/9, इसके पास 4u/3, ये फाइनल है।
और ये सिचुएशन इनिशियल की है। पूछा है किसको कितना इम्पल्स मिला, तो जिसको इम्पल्स निकालना है, जिसका उसके मोमेंटम में चेंज निकाल लो। तो अगर कोई पूछे कि ए को कितना इम्पल्स मिला, ए के मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी ए, तो ए का मास है 2m इंटू चेंज इन वेलोसिटी। पहले u थी, बाद में u/27 आ गई। ये हो जाएगा बच्चे u माइनस u/27, बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, u/27 आएगा। ये आ जाएगा बच्चे 26 इंटू 2 52 m इंटू u/27। ये इम्पल्स मिलेगा ए को, ए को इम्पल्स मिलेगा बच्चे 52 mu/27। चेक करो कोई ऑप्शन दिया है क्या, 52/27 mu, तो ए का आंसर होगा बच्चे एस। वैसे अब बी पे आते हैं, तो बी की अगर बात करोगे तो बी के मोमेंटम, इनिशियल तो मोमेंटम 0 था, फाइनल वेलोसिटी 4u/27 है। तो जो बी को इम्पल्स मिलेगा वो बी के मोमेंटम में चेंज के बराबर होगा। बी का मास m है इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड से मतलब है फाइनल 4u/27 इनिशियल 0। ये हो जाएगा बच्चे फाइनल वेलोसिटी u/27 माइनस इनिशियल 0। तो बी को मिलने वाला इम्पल्स होगा mu/27। तो बी को चेक करो, mu/27 दे रखा है क्या, mu/27 4mu/9, 4mu/27। एक मिनट चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा। ये u/27 है ना, और ये b है, m इंटू u/27 आएगा। एक मिनट, बी ऑप्शन में लिखा क्या है, टोटल इम्पल्स ऑफ ऑल कोलिजन्स ऑन बी, तो बी के मोमेंटम में चेंज, ठीक। तो ये आएगा, बी के पास आया फाइनली, सॉरी 4u/27 है ना यार, ये बी है, यहाँ पे भी है, मैं ये वाला ले रहा था, गलत ले रहा था, ये बी, ये बी, ये बी है। तो बी की फाइनल वेलोसिटी बेटा 4u/27, तो यहाँ पे 4 छूट गया था इसलिए गड़बड़ हो रहा था, तो 4mu/27 आएगा बी को मिलने वाला इम्पल्स। 4mu/27 चेक करो, क्यू में दे रखा है, तो बी का आंसर होगा क्यू। फिर से सी को कितना इम्पल्स मिला ये चेक करते हैं, तो ये सी है, 4u/9 है, इसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो सी का इम्पल्स होगा m इंटू सी की फाइनल वेलोसिटी है 4u/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो सी को मिलने वाला इम्पल्स होगा 4mu/9। चेक करते हैं यार, कहीं 4mu/9 दे रखा है क्या, 4mu/9, तो सी का आंसर होगा बच्चे पी। और डी की अगर बात करोगे तो डी को टोटल इम्पल्स कितना मिला, तो डी के मोमेंटम में चेंज, ठीक है। तो डी के मोमेंटम में अगर चेंज निकालेंगे तो डी को मिलने वाला इम्पल्स हो जाएगा बच्चे आई डी इक्वल टू, डी का मास कितना है m इंटू डी की फाइनल वेलोसिटी ये डी है 4u/3, 4u/3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। तो डी को मिलने वाला जो इम्पल्स होगा वो डी के मोमेंटम में चेंज 4mu/3 होगा। किसी ऑप्शन में चेक करते हैं, 4mu/3 आर दे रखा है, तो डी का आंसर होगा मेरे बच्चे आर। ये फाइनल सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।